नमस्कार, स्वागत, वंदन अभिनंदन आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में, जिसमें हम क्लास 9 का मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सर्कल। तो आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 7 को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और शुरू कर सकते हैं इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 7 का। तो अब आइए समझ लेते हैं इस चैप्टर के थ्योरम नंबर 7 को। इस चैप्टर का थ्योरम नंबर 7 ये कहता है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क टू द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इस थ्योरम का जो अंग्रेजी है वो मुझे समझ में नहीं आई। इस थ्योरम का सीधा सा अर्थ यही है कि किसी भी प्रकार की आर्क हो, चाहे वो माइनर आर्क हो चाहे वो मेजर आर्क हो, ठीक है। एक और तरह की आर्क होती है जिसे हम कहते हैं इक्वल आर्क। सर्कल के ऐसे दो आर्क जिनका लेंथ आपस में सेम हो उसे हम कहते हैं इक्वल आर्क, ठीक है, ठीक है। तो अब इस थ्योरम का अर्थ समझ लेते हैं माइनर आर्क के एग्जांपल से। मान लीजिए इस फर्स्ट सर्कल में ए बी आर्क एक माइनर आर्क है, ठीक है। ए बी आर्क एक माइनर आर्क है और ये ए बी माइनर आर्क सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, मान लीजिए एंगल नंबर 1, ठीक है। और वही ए बी माइनर आर्क सेंटर ऑफ दिस सर्कल को छोड़ करके सर्कल के बाकी के हिस्सों में से किसी भी पॉइंट पर टच करके कोई दूसरा एंगल बना रही है, मान लीजिए एंगल नंबर 2। तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल नंबर 1 होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर 2 होगा, या ऐसा कहें कि जो एंगल नंबर 2 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल नंबर 1, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ इसी पॉइंट पर ही ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा। अगर ये माइनर आर्क इस सर्कल के इस पॉइंट पर टच करके कोई तीसरा एंगल बना रही, वो तीसरा एंगल भी एंगल नंबर 1 का हाफ होगा, ठीक है। ये है आपका थ्योरम नंबर 7। अब इस थ्योरम नंबर 7 को मेजर आर्क के पर्सपेक्टिव से भी समझ लेते हैं। मेजर आर्क में भी माइनर आर्क की तरह कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। मान लीजिए इस सर्कल में सी डी एक मेजर आर्क है और ये सी डी मेजर आर्क सर्कल के सेंटर पर एक एंगल सबटेंड कर रही है, मान लीजिए एंगल नंबर 3। और यही सी डी मेजर आर्क सेंटर ऑफ दिस सर्कल को छोड़ करके सर्कल के बाकी के हिस्सों में से किसी एक पॉइंट पर टच करके कोई दूसरा एंगल बना रही है, मान लीजिए एंगल नंबर 4। तो हम ये कहेंगे कि जो एंगल नंबर 4 होगा वो होगा हाफ ऑफ एंगल नंबर 3, या ऐसा कहें कि जो एंगल नंबर 3 होगा वो होगा ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो मेजर आर्क होगी सर्कल की वो हमेशा सेंटर पर एक रिफ्लेक्स एंगल बनाएगी। रिफ्लेक्स एंगल पता है ना, लाइंस एंड एंगल्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, ठीक है। नहीं देखा आपने तो देख लीजिएगा जरूर, बहुत अच्छी वीडियो है, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल उसी तरीके से मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा ये कॉन्सेप्ट उस पे ही नहीं अप्लाई होगा। मान लीजिए मैंने इसी सीडी मेजर आर्क से इस पॉइंट पर मैंने एक एंगल सबटेंड कर दिया, तो यहाँ पे जो तीसरा एंगल बनेगा एंगल नंबर 5 मान लीजिए, वो बराबर होगा हमेशा हाफ ऑफ एंगल नंबर 3 के, या ऐसा कहें कि जो एंगल नंबर 3 होगा वो बराबर होगा ट्वाइस ऑफ एंगल नंबर 5 के, ठीक है, ठीक है। इसमें कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं हो सकता, इसमें कोई स्पेसिफिक एंगल आप ऐसे पता नहीं लगा सकते, लेकिन इस तीसरे एग्जांपल में स्पेसिफिक एंगल होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल एंगल एक तरह से, ठीक है। तीसरा एग्जांपल में हम इस थ्योरम को इक्वल आर्क के पर्सपेक्टिव से समझेंगे। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो इक्वल आर्क होता है वो जब सेंटर ऑफ दिस सर्कल पर एंगल सबटेंड करता है तो वो उस सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देता है। ये चीज आपको बुक में दिखने को नहीं मिलेगी, ये चीज आपको स्कूल के टीचर नहीं बताएंगे, जो मैं आपको तीसरी चीज समझाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ठीक है, ठीक है। आपको इसमें देख के ही लग रहा है कि ये जो EF इक्वल आर्क है, ये जब एंगल सेंटर ऑफ दिस सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रही है वो हमेशा बराबर होगा 180 डिग्री पे। क्यों? क्योंकि जिस लाइन से ये EF इक्वल आर्क सेंटर ऑफ दिस सर्कल पर एंगल सबटेंड कर रही है वो मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पे हमेशा स्ट्रेट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इक्वल आर्क होगा वो हमेशा सर्कल के सेंटर पर 180 डिग्री का एंगल सबटेंड करेगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने इसी EF इक्वल आर्क से सेंटर ऑफ दिस सर्कल को छोड़ करके सर्कल के बाकी के हिस्सों में से किसी एक पॉइंट पर टच करा के कोई छठवां एंगल बना दिया,
तो हम ये कहेंगे कि जो छठवां एंगल होगा वो होगा हाफ ऑफ 180 डिग्री, और हाफ ऑफ 180 डिग्री बराबर होता है 90 डिग्री के। तो हम कहेंगे एंगल नंबर 6 बराबर होगा 90 डिग्री के। और सिर्फ एंगल नंबर 6 ही नहीं, अगर हम इस पॉइंट पर भी इसी इक्वल आर्क से एंगल सबटेंड करेंगे तो भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसी ही सेम आर्क से इस पॉइंट पर भी एंगल सबटेंड करेंगे तो ये भी 90 डिग्री ही होगा। अच्छा, अभी मैंने कहा ना कि ये जो तीसरा चीज है ये आपके बुक में नहीं बताया गया है, ये स्कूल के टीचर नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं स्कूल के टीचर भी बताते हैं और बुक में भी लिखा है, लेकिन ये चीज आपको इनडायरेक्टली बताया जाता है, डायरेक्टली बताया नहीं जाता है। यहाँ पे मैंने सर्कल की बात की, आपके बुक में और आपके टीचर सेमी सर्कल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सेमी सर्कल की। किसकी बात करेंगे? सेमी सर्कल की। कि जो सेमी सर्कल होगा, मान लीजिए ये सेमी सर्कल है, कि जो सेमी सर्कल होगा उसमें जो सर्कल का डायामीटर होगा वो डायामीटर सेमी सर्कल के किसी भी पॉइंट पर टच होकर के जो एंगल बनाएगा वो हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, ये आपके टीचर बताते हैं, ये आपके बुक में दिखने को मिलता है। ठीक है, सेम वही चीज मैंने यहाँ पे आपको समझाया, लेकिन मैंने यहाँ पे सेमी सर्कल का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो इतना बताया कि इक्वल आर्क जब सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करते हैं तब वो सर्कल को दो सेमी सर्कल में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और एक और बात मैं आपको बता दूं कि इस थ्योरम का जो प्रूविंग वाला पार्ट होता है ना वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ठीक है, तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट तक के लिए बनाने के लिए थैंक यू सो मच। और जितनी मैंने आपको समझाई उसी जगह आपको समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लास्ट तक के लिए बनाने के लिए थैंक यू सो मच।